कल हमने प्रोबेबिलिटी की थी ना, ए डिवाइडेड बाय बी, क्या होता था फॉर्मूला? इट इज, Probability of A section B over probability of B. ठीक है यही था। अगर मैं इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दूं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का फॉर्मूला क्या बनेगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ of बी A इंटू upon B Into into probability of B. probability of B. सेक्शन बी, ठीक है। तो ये इंडिपेंडेंट इवेंट तब बनेंगे अगर इसकी, एक इवेंट की दूसरे इवेंट पे कोई फर्क ना पड़े। मतलब अकरेंस ऑफ वन इवेंट डज नॉट अफेक्ट द अकरेंस ऑफ अदर। तो इवेंट्स को हम इंडिपेंडेंट तब बोलते हैं, यहाँ पहले डेफिनेशन लिखते हैं। इंडिपेंडेंट इवेंट्स लिखिए, साथ साथ लिख लेना आप। टू इवेंट्स ए एंड बी are said to be independent if probability of occurrence of one event does not affect the probability of occurrence of other। ठीक है। अब इस केस में देखिए, अगर यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी था, वो क्या आया आपके पास? पी बी इंटू पी ए डिवाइडेड बाय बी। इसका मतलब इसकी अक्रंस को इसको अफेक्ट नहीं करेगी, तो पी ए इंटर ए डिवाइडेड बाय बी को हम पी ए लिख सकते हैं। मींस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी किसके बराबर आ जाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो कभी भी आपको लिखता है कि दो इवेंट्स इंडिपेंडेंट हैं, तो आपने क्या लिखना है? तो आपने लिखना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू पी ए मल्टीप्लाई बाय पी बी। ठीक है। एक की प्रोबेबिलिटी दूसरे को इफेक्ट ना करे, तो इसका मतलब वो इवेंट्स क्या होंगी? इंडिपेंडेंट होंगी। और इन अदर हैंड डिपेंडेंट इवेंट कब बोलते हैं? डिपेंडेंट इवेंट्स, ये भी आप डेफिनेशन लिख लें। टू इवेंट्स A and B are said to be dependent if probability of occurrence of one event, अब यहाँ पे क्या होगा? यहाँ था does not affect, तो यहाँ पे obviously affect the affects the probability of occurrence of other। अब देखो इन दोनों में मैं एग्जांपल देता हूं। जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट इवेंट कैसी हो सकती हैं? जैसे यहाँ पे मैं बोलूँ एक डाई को थ्रो किया और एक बैग से हमने बॉल निकाली, या ड्रॉइंग अ बॉल फ्रॉम अ बैग। ठीक है, तो ये कैसी इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं? इंडिपेंडेंट। ठीक है, डाई को थ्रो करना और ड्रॉइंग अ बॉल फ्रॉम बैग, तो ये दोनों इंडिपेंडेंट है। लेकिन अगर मैं कहूं कि अगर मेरे पास एक बॉक्स है और उसमें हमारे पास लेट इट बी 3 रेड बॉल्स हैं और 7 ब्लैक बॉल्स हैं। अगर मैं पहले कहता हूं कि इसमें से एक रेड बॉल मैंने ड्रॉ की, ठीक है, फिर उसके बाद उस रेड बॉल को साइड में रख दिया, ठीक है, पुट असाइड, और उसके बाद फिर रेड बॉल ड्रॉ की। ठीक है, 2 रेड बॉल ड्रॉ कर रहे हैं, तो एक की प्रोबेबिलिटी दूसरी की प्रोबेबिलिटी को इफेक्ट करेगी? यस और नो? अगर मैं पहली रेड बॉल निकालता हूं तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या आएगी? 3/10। अगर 10. मैंने वो बॉल को साइड में रख दिया, तो अब बैग में कितनी बॉल रह गई? 2 red balls or 7 black.
हाँ, तो टू रेड बॉल, तो हम यहाँ पे आ जाएगी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी रेड बॉल की दोबारा 2/9। तो इसका मतलब एक की प्रोबेबिलिटी दूसरी की प्रोबेबिलिटी को इफेक्ट कर रही है, तो ये ऐसी केस में इस इवेंट्स को क्या बोलेंगे, इट इज डिपेंडेंट इवेंट। तो एक्सरसाइज 2 है दैट इज बेस्ड ऑन डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट इवेंट। तो फर्स्ट क्वेश्चन है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज 3/5, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज 1/5, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा if A and B are independent events? Probability of A into probability of B. Yes, probability of A into probability of B. तो probability of A आपके पास 3/5 है, probability of B is 1/5, तो answer is 3/25. Two cards are drawn at a random without replacement from pack of 52 playing card. What is the probability both card are black? दोनों black हो, तो इसका मतलब हमें क्या निकालना है, पहला भी ब्लैक होना चाहिए और दूसरा भी ब्लैक होना चाहिए, दोनों के दोनों ब्लैक हो। तो इसका मतलब पहला ब्लैक ड्रॉ किया और सेकंड भी हमारे पास ब्लैक, तो यहाँ पे ब्लैक ड्रॉ करने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1/26. ना ब्लैक टोटल ब्लैक कार्ड्स कितने होते हैं पैक ऑफ 52 कार्ड में, हाँ दैट इज 26/52। अब यहाँ देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है विदाउट रिप्लेसमेंट, इसका मतलब एक की प्रोबेबिलिटी दूसरे की प्रोबेबिलिटी को इफेक्ट करेगी, तो ये डिपेंडेंट इवेंट्स हो गए। तो इसका मतलब जो दूसरा ब्लैक कार्ड निकला, तो ये अगर मैंने सपोज करो 52 कार्ड्स थे, एक कार्ड निकाला हमने यहाँ पे, just a minute। हाँ जी, देख जैसे 52 कार्ड्स थे, हमने एक यहाँ से कार्ड निकाल लिया है ना, तो कार्ड कितने रह गए आपके पास, 51। अगर मैंने एक कार्ड निकाल लिया तो कार्ड 51. कितने रह गए 51। तो इसका मतलब जब एक कार्ड निकल रहा है तो दूसरे कार्ड निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 25 over 51. 25/51। तो आप इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, वो आपका आंसर, ठीक है। तो ये कैसी इवेंट्स हुई है आपकी, दिस इज द सेकंड वन इज डिपेंडेंट इवेंट, बिकॉज एक की प्रोबेबिलिटी दूसरे की प्रोबेबिलिटी को इफेक्ट कर रही है। यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, अ बॉक्स इज इंस्पेक्टेड बाय एग्जामिनिंग 3 रैंडमली सिलेक्टेड ऑरेंजेस विदाउट रिप्लेसमेंट, मतलब एक बॉक्स में से विदाउट रिप्लेसमेंट हमने 3 ऑरेंजेस निकालने हैं। If all the 3 oranges are good, the box is approved for sale, otherwise rejected. ठीक है, तो approval of box is on the basis of 3 selected oranges. They are good, then it is selected, otherwise it is rejected. अब वो कहता है find the probability a box containing how many oranges? They are 15 oranges, out of which 12 are good and 3 are bad ones, इज अप्रूव्ड फॉर सेल। इसका मतलब वो बॉक्स है वो अप्रूव हो गया फॉर सेल, फॉर सेल, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा बताइए, अगर तीनों ऑरेंजेस गुड निकले. तीनों गुड निकलेंगे, कि पहला भी गुड, दूसरा भी और तीसरा भी गुड। अब हम देखेंगे कि ये डिपेंडेंट है कि नहीं है, तो वहां लिख रहा है विदाउट रिप्लेसमेंट, तो इसका मतलब पहला जो ऑरेंज निकलेगा वो दूसरे ऑरेंज की प्रोबेबिलिटी को इफेक्ट करेगा। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गुड ऑरेंजेस, 12/15. 12/15। यस नेक्स्ट, 11/14. 11/14। यस 10/13। 10/13. 10/13 हो जाएगा ये सॉल्व, तो इसको आप सॉल्व करें। अ फेयर कॉइन एंड अनबाइज्ड डाइस आर टॉस्ड, ठीक है। देखिए एक कॉइन है और एक डाइस है, तो आपने जो सैंपल स्पेसिस फर्स्ट में लिखी थी, तो उसमें अब सैंपल स्पेसिस की लिखेंगे पहले कॉइन, तो फर्स्ट इज कॉइन एंड सेकंड इज अनबाइज्ड डाइस। तो इसकी सैंपल स्पेस पहले लिख लेते हैं, चलिए क्या होगी, कॉइन पे क्या आ सकता है आपका, कॉइन पे Head हेड, और या यहाँ पे tail. टेल, और यहाँ पे डाई पे 1 2 3 4। 1 to 6 कोई भी नंबर. तो हम यहाँ पे अब पहले लिखेंगे सैंपल स्पेस H1 H2 H3
H6 तक आ जाएगा यहाँ पे। ऐसे ही T1, T2, T3, T4, T5 एंड T6। ठीक है। अब वो कहता है हमारे पास A इज अ इवेंट व्हेन द हेड अपीयर ऑन अ कॉइन। अब हेड अपीयर ऑन अ कॉइन में कौन से केसेस लिखेंगे? H1 से H6। 1 से हेड 6 तक। ठीक है जी, H1 से H6 तक लिख लिया मैंने यहाँ पे। और सेकंड बी इवेंट में उसने लिखा है अ 3 ऑन अ डाई। तो 3 ऑन अ डाई के कौन से केस बने? H3 H3 T3 और T3। बिल्कुल ठीक है जी, H3 और T3 लिख दिया हमने। ठीक है। अब यहाँ पे कहता है कि चेक करिए कि ये A और B इंडिपेंडेंट इवेंट है कि नहीं है। तो इंडिपेंडेंट है कि नहीं है, पहले हमें निकालना पड़ेगा उनका इंटरसेक्शन। तो इंटरसेक्शन में कौन से केसेस आते हैं A और B में, बताइए। H3। H3 यही आ रहा है आपका, तो आप यहाँ पे लिख देंगे A इंटरसेक्शन B। आपके पास आ गया H3। अब चलिए प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करते हैं सभी की। तो पहले मैं निकाल रहा हूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B। इट इज क्या होगा? इंटरसेक्शन में 1 by 12। 1/12। ठीक है, 12 टोटल सैंपल स्पेस में हमारे 12 केसेस हैं। अब मैं यहाँ पे फाइंड आउट कर रहा हूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ A। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A क्या होगी आपकी? 6 by 12। 6/12 दैट इज 1/2। 1 by 2। प्रोबेबिलिटी ऑफ B भी फाइंड आउट कर लेते हैं। B में 2 केसेस हैं by 12 2 2 by बाई 12। इट इज 1/6। तो मैं यहाँ पे निकाल रहा हूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ A मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ B। तो यहाँ पे आया प्रोबेबिलिटी ऑफ A इज 1/2, प्रोबेबिलिटी ऑफ B इज 1/6। 1 by 6। 1/12 आ गया। तो अब इसका मतलब ये प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B के इक्वल आ रही है। तो यस, वी कैन से दैट दीज आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स। independent यस, A एंड B आर इंडिपेंडेंट। ठीक है। तो मुझे बताइए, इफ A एंड B आर एसोसिएटेड इवेंट्स, क्या फॉर्मूला था? Probability of A union B is equals to probability of A plus probability of B minus probability of A intersection B। बिल्कुल ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B। तो हम जब भी फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और का, तो यही अप्लाई करेंगे अनलेस एंड अनटिल वहां पे A एंड B म्यूचुअली एक्सक्लूसिव दिया हो। अगर वो लिख देता है किसी क्वेश्चन में कि दे आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, तब आपने फॉर्मूला ये कर देना। अगर आपने कुछ नहीं लिखा तो आपने ऊपर वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है। अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में है, वो लिख रहा है, तो आप लिख देंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B इज PA प्लस PB। probability of A plus B Probability of A बट plus प्रोबेबिलिटी ऑफ B, बट हमारे पास कई ऐसे आ जाते हैं प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए। अगर आपको बोलते कि प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट A निकालो, तो आप कैसे करेंगे? कल मैंने वैसे डिस्कस किया था ये 1 भी। 1 minus A minus 1 minus probability of A। 1 माइनस PA, कई बार ऐसा भी लिखा होता है PA बार, है ना। PA बार इज वन ऑफ द सेम थिंग, P नॉट A। ठीक है, 1 माइनस PA। लेकिन अब मैं देखो डिफरेंट कंडीशन पिक कर रहा हूं। लेकिन वो ये लिख दे यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ नाइदर A नॉर B, ना ही A ना ही B। नाइदर मीन्स किसी का ना होना, मीन्स उसका बार, और B का ना होना मीन्स B का भी बार। और दोनों का ना होना क्या इंटरसेक्शन और यूनियन? Union। नहीं, इट इज इंटरसेक्शन। दोनों का ना होना इंटरसेक्शन हो गया ना। नाइदर A नॉर B, नाइदर नॉर मीन्स A कॉम्प्लीमेंट B कॉम्प्लीमेंट, दोनों का इंटरसेक्शन। अब आपको स्टेट्स में एक डी मॉर्गन्स लॉ बताया था, क्या था? A यूनियन B कॉम्प्लीमेंट हो, तो अगर हम इंडिपेंडेंट कॉम्प्लीमेंट करें तो यूनियन क्या बन जाता है? यूनियन क्या बन जाता था? intersection Intersection। इंटरसेक्शन। अब ये भी सेम चीज यहाँ पे अप्लाई करो। अगर इंडिपेंडेंट कॉम्प्लीमेंट है तो इंटरसेक्शन क्या बन जाएगा? यूनियन, और पूरे का कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। तो थोड़ा सा इसके साथ रिजेम्बलेंस करने की कोशिश करो।
ये इंडिपेंडेंट कॉम्प्लीमेंट था, तो ये अगर मैंने यूनियन किया तो होल कॉम्प्लीमेंट आ गया। तो बार का मतलब क्या होता है, ये हमने थर्ड में देखा है कि 1 में से उसी चीज की प्रोबेबिलिटी को माइनस कर दिया जाए। और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी आपने निकाला होगा यहाँ पे फर्स्ट केस में, तो यहाँ पुट कर देंगे। क्लियर हो गया। तो नाइदर ए नॉर बी मीन्स ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन। तो इंटरसेक्शन आपका यूनियन का होल कॉम्प्लीमेंट बार बन जाएगा, तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी है। अगर यहाँ पे ऐसे आ जाए नॉट ए और नॉट बी, अब देखिए ये डिफरेंट है। नॉट ए मीन्स ए बार ए बार, नॉट बी मीन्स बी बी बार यूनियन और मीन्स यूनियन। अब यहाँ पे फिर डी मॉर्गन सॉल्व लगाएंगे, क्या आएगा यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी ए इंटरसेक्शन बी का बार बार आ गया। और बार का मतलब क्या होता है 1 माइनस 1 माइनस ए ए ए इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन बी। ठीक है। तो अब हो सकता है एनसीईआरटी में ये जो भी क्वेश्चंस हैं कुछ हो, मैं सारी पॉसिबिलिटीज कवर अप कर लेता हूँ। तो इसको अगर याद रखेंगे तो कोई भी क्वेश्चन आप हैंडल कर सकते हैं। अब यहाँ पे ऐसा आ जाए कि लेट इट बी ए बट नॉट बी, ए बट नॉट बी, इसका मतलब क्या होगा ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। ए है पर बी नहीं है, तो इसका मतलब क्या करेंगे, ए में से इंटरसेक्शन वाले माइनस कर देंगे। याद है उसमें हम करते थे ओनली टी ओनली कॉफी, तो ओनली टी निकालना हो तो टी में से आप इंटरसेक्शन टी और कॉफी वाले इंटरसेक्शन वाले माइनस कर देते थे। तो है सेवंथ क्वेश्चन में क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन है, यूनियन इज 3/5, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज स्मॉल p, and find p if they are mutually exclusive and also when they are independent। तो फर्स्ट केस देखते हैं, when they are mutually exclusive। तो what is probability of A union ए B? प्लस बी Probability of A plus तो probability of B. probability of A plus probability of B। तो यूनियन आपके पास है 3/5, PA is 1/2, you can calculate AP। तो यहाँ सॉल्व करके निकालेंगे, इट इज 3/5 माइनस 1/2। तो P की वैल्यू यहाँ पे सॉल्व करके क्या आ जाएगी, इट इज 1/10। ठीक है। अब सेकंड केस में देखिए इंडिपेंडेंट लिखा है उसने, तो यहाँ पे हमें यूनियन दिया है, पीए दे रखा है, पीबी दे रखा है। तो पहले यूनियन में क्या लगाएंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज पीए प्लस पीबी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। यस ठीक है। यूनियन कितना है आपके पास, दैट इज 3/5, पी 1/2 ए इज 1/2, 1/10 पीबी नहीं, पीबी हमने इस केस में अलग निकालना है, उसमें केस में अलग निकालना है। तो पी बी, अब यहाँ पे देखिए ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट। इंडिपेंडेंट इवेंट में क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन बी पी ए मल्टीप्लाई बाय पी बी। ठीक है। यहाँ पे मैं लिखा ना इंडिपेंडेंट इवेंट, तो पी ए की वैल्यू है आपके 1/2, पी बी है आपके पास स्मॉल पी। तो यहाँ इंटरसेक्शन की क्या आएगी, 1/2 मल्टीप्लाई बाय पी। तो हमें p फाइंड आउट करना है, इट इज 3/5 माइनस 1/2, और मैं इन दोनों से क्या कॉमन ले लूंगा, p। तो यहाँ पे सॉल्व करके आप p की वैल्यू निकाल लेंगे। अब यहाँ पे जो मैंने अभी फॉर्मूले लिखवाए थे उसी के बेस पे क्वेश्चन है, पी ए इज गिवन टू यू, पी बी इज गिवन एंड पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज 1/8। उसको उसने बोला है पी नॉट ए एंड नॉट बी निकालिए। पी नॉट ए मीन्स बी A बार complement नॉट बी मीन्स B बी bar बी कॉम्प्लीमेंट एंड मीन्स इंटरसेक्शन इंटरसेक्शन। intersection. अब इंडिपेंडेंट कॉम्प्लीमेंट हो तो हम क्या करते हैं, पी ए A यूनियन बी होल union बार B का whole bar. होल बार, और बार का मतलब क्या है, 1 माइनस Probability प्रोबेबिलिटी। ए of A यूनियन union B. बिल्कुल ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का फॉर्मूला हमें पता है, इट इज पी ए प्लस पी बी माइनस पी ऑफ। ए A इंटरसेक्शन बी intersection B. तो अब यहाँ पे पी ए की वैल्यू है आपके पास 1/4, 1/4 प्लस 1/2 माइनस 1/8 1/, तो इसको सॉल्व करके निकालें।
are drawn at a random with replacement from a box containing 10 black and 8 red balls. तो इस बॉक्स में आपके पास 10 ब्लैक हैं एंड 8 रेड बॉल्स हैं. फाइंड द प्रोबेबिलिटी बोथ आर रेड. तो फर्स्ट केस है बोथ आर रेड. तो बोथ रेड मीन्स पहली भी रेड दूसरी भी रेड. क्या होगी प्रोबेबिलिटी रेड बॉल की? 8/18 का स्क्वायर. 8/18 और दूसरी भी रेड ही है. अब यहाँ पे विद रिप्लेसमेंट है. अगर जब मैंने बॉल ड्रॉ की एक, फिर उस बॉल को अंदर डाल दिया गया, तो इसका मतलब जब दूसरी बार वो बॉल निकालेंगे तो उसमें प्रोबेबिलिटी सेम ही रहेगी. तो इट इज ऑल्सो 8/18. क्लियर फर्स्ट केस में? तो ये सिंप्लीफाई कर लें आप. सेकेंड है, वो कहता है फर्स्ट इज ब्लैक, सॉरी हाँ यहाँ पे फर्स्ट ब्लैक है एंड सेकेंड रेड है. 10/10. तो यहाँ वो तो अब इसको प्रेजेंटेशन देख लो कि जैसे मैं लिख रहा हूं वैसे लिखना है. तो फर्स्ट ब्लैक PB, प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक. सेकेंड इज रेड, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड, तो PR. ब्लैक बॉल की प्रोबेबिलिटी क्या होगी आपके पास? 10/18. एंड सेकेंड 8/18. 8/18. ये भी सिंप्लीफाई कर लेंगे. 80/8. थर्ड पार्ट देखिए क्या है. वन ऑफ देम इज रेड, वन ऑफ देम इज ब्लैक एंड वन ऑफ देम इज रेड. ब्लैक एंड अदर इज रेड. अब यहाँ पे ऑर्डर नहीं उसने बताया कि आपकी पहली ब्लैक निकालनी है, तो आप दोनों केसेस कंसिडर करेंगे. वन ऑफ देम इज ब्लैक एंड अदर इज रेड मींस ये ब्लैक पहले ब्लैक फिर रेड निकाल सकते हैं, और वाइस वर्सा पहले रेड दूसरे को ब्लैक. तो ये दोनों डिफरेंट केसेस हैं, ये केस और ये केस, तो दोनों को ऐड करोगे आप. ठीक है. तो ब्लैक की प्रोबेबिलिटी 10/18. 18. रेड की 8/18. 8/18. तो पहले रेड निकल सकती है इंटू 10/18. 10/18. तो चलिए इसको भी सॉल्व कर लेंगे. तो यहाँ पे लिख लेंगे. एक मैंने डार्ट बोर्ड ये दिख रहा होगा आपको. इसमें आप सपोज कीजिए 2 बच्चे हैं. आप में रैंडमली मैं कोई पिक कर लेता हूँ, कोई भी चलिए. A and B आर 2 स्टूडेंट्स. आप में से 2 स्टूडेंट्स है, एक का नाम है A, एक का नाम B है. मैंने दोनों को बोला कि ये डार्ट बोर्ड पे हिट करो. ठीक है, हिट करना है, कहीं भी लग जाए हिट करना है. तो क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है बताइए. व्हाट आर द पॉसिबिलिटीज A और B, आप में से 2 बच्चे हैं A और एक B है, वो इस डार्ट बोर्ड पे हिट कर पाए. क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है? फिर यहाँ तो सेंटर में, यहाँ कहीं और लगेगी. नहीं, कहीं भी लग जाए बस. तो मैंने बोला कि शूट करो जी, पिस्टल है आप सभी के पास, A और B हैं, तो आप शूट करने की क्या प्रोबेबिलिटी, पॉसिबिलिटीज बताइए क्या क्या हो सकती हैं. मैं एक पॉसिबिलिटी बताता हूँ. A ने हिट कर दिया, B ने हिट नहीं किया, एक पॉसिबिलिटी. और A ने नहीं किया, B ने कर दिया. B ने कर दिया. ठीक है, दोनों और ने नहीं किया. दोनों ने कर दिया. दोनों ने कर दिया. चलिए ये दोनों ने कर दिया, दोनों ने नहीं किया. दोनों ने नहीं किया. इन सारी प्रोबेबिलिटी का सम कितना होता? अगर मैं यहाँ प्रोबेबिलिटी One. लिखता, इन सारी प्रोबेबिलिटी का सम क्या होता? 1. 1. अगर मैं कहूं एटलीस्ट वन ऑफ द इंडिपेंडेंट इवेंट हैपन, एटलीस्ट मतलब एक या एक से ज्यादा ने वो काम कर दिया, एटलीस्ट वन ऑफ द इंडिपेंडेंट इवेंट हैपन, तो इसमें कौन कौन से केसेस होंगे? एटलीस्ट वन मतलब एक ने किया हो, तो फर्स्ट आएगा. फर्स्ट में A ने किया हुआ है, यस ये आएगा. सेकंड आएगा, और थर्ड आएगा, भी आएगा. थर्ड भी आएगा. फोर्थ आएगा, नहीं आएगा. इसका मतलब यहाँ पे हमारा एक फॉर्मूला ड्राइव हो गया कि प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट वन ऑफ इंडिपेंडेंट इवेंट हैपन मींस इतने सारे केसेस को प्लस करने की जरूरत नहीं है. आप इसको उधर ले जाएं, ट्रांसपोज कर दें. इसका मतलब 1 माइनस नन ऑफ देम विल हैपन. ना A कर पाया ना B कर पाया. तो मैं इतने 3 केसेस प्लस करूंगा, उससे बेटर ये नहीं है कि 1 में से ये नन ऑफ देम विल हैपन. मैंने एक प्रॉब्लम थी, वो A के सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी है 1/2.
बी के सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी है 1/3। बोथ ऑफ देम ट्राई टू सॉल्व द प्रॉब्लम इंडिपेंडेंटली, फाइंड द प्रोबेबिलिटी प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड। पहला केस कह रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड। और प्रॉब्लम कब सॉल्व होगी? जहाँ तो ए कर दे या बी कर दे या दोनों ही दोनों कर दे। तो इसका मतलब तो यही हुआ कि एटलीस्ट वन ऑफ देम सॉल्व द प्रॉब्लम। ठीक है, इसका मतलब यही था कि दोनों में से एक करने की, वो कह रहा है ये, अगर वो कहता है प्रॉब्लम इज सॉल्व तो दोनों में से एक भी कर देगा तो प्रॉब्लम सॉल्व होगी। इसका मतलब यही केस हुआ कि ए ने कर ये वाला और ये वाला ये, तो इसका मतलब मैं निकाल सकता हूँ 1 माइनस नन ऑफ देम सॉल्व द प्रॉब्लम। इसका इसका आंसर क्या आएगा? 1 माइनस ना ए कर पाया ना बी कर पाया। तो ए के सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी थी 1/2। ए के सॉल्व ना करने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? बाहर कैसे निकालेंगे? 1 माइनस 1/2 एंड बी के सॉल्व ना करने की 1 माइनस 1/3 2/3। तो आंसर क्या आएगा यहाँ पे? 1 माइनस 1/2 इंटू 2/3। तो आंसर इज 1 माइनस 1/3, दैट इज 2/3। तो प्रॉब्लम इज सॉल्व मीन्स एटलीस्ट वन ऑफ देम सॉल्व द प्रॉब्लम, ये ध्यान रखना है। और इसका सेकंड पार्ट क्या है? प्रोबेबिलिटी एग्जैक्टली वन ऑफ देम सॉल्व द प्रॉब्लम। अब यहां तो वो स्पेसिफिक ही हो गया कि एग्जैक्टली वन ऑफ देम सॉल्व्स, तो इसका मतलब ए कर पाया, एग्जैक्टली वन में ए सॉल्व कर पाया। सेकेंडली बी ने नहीं की, नहीं कर पाया, या ए ने नहीं की, बी ने सॉल्व कर दी। ठीक है, दोनों में से एक ने की ना, वो कह रहा है वो एग्जैक्टली वन ऑफ देम सॉल्व मींस दोनों में से एक करेगा। ए करेगा तो बी नहीं करेगा, ए नहीं करेगा तो बी करेगा ना। तो यहाँ पे ए की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1/2 बी के ना करने की 2/3, 2/3 ए के ना करने की 1/2 एंड बी के करने की 1/3 सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा। तो इसमें दो ही टाइप की प्रॉब्लम्स हैं, डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट इवेंट, और एक एटलीस्ट वन ऑफ द इंडिपेंडेंट इवेंट हैपेंस।